हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। एंड ये जो वीडियो है ये ना रिक्वेस्टेड वीडियो है। जैसा कि जिस दिन आरएम ने स्पीच दी हुई थी उसी दिन काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई थी कि मैं उनकी स्पीच को पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूँ। सो ये अभी मैंने बताया हुआ था कि मैं थोड़े दिन से बिज़ी थी, जिसकी वज़ह से मैं जो रिक्वेस्टेड वीडियो थी उसको नहीं कर पा रही थी। एंड फिर अभी जो है मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं एंड अभी मैं जो रिक्वेस्टेड वीडियो है उनको एक-एक करके पूरा मतलब जो भी है उनको मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले हम जो है एक्सप्लेन करेंगे हमारे जो लीडर आरएम हैं, उन्होंने जो एपीईसी सीईओ समिट 2025 में जो हुई थी, वहाँ पे स्पीच जो वहाँ पर उन्होंने दिया हुआ था, उसके लिए जो उन्होंने स्पीच दी हुई थी उसको मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है वहाँ पे कि यहाँ पर आना और आप सभी जो नेता लीडर्स यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उन सभी से मिलना मेरे लिए एक बहुत ही सम्मान की बात है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कोरिया से हूँ एंड मेरा जो जन्म है, मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ एंड मुझे यहाँ पे पाला पोसा गया हुआ है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहीं पे पाला पोसा है। एंड आप लोगों ने मुझे यहाँ पे स्पीच देने के लिए बुलाया, मुझे यहाँ पे सम्मानित किया, मुझे यहाँ पे बुलाया स्पीच देने के लिए और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आप लोग को थैंक यू करता हूँ। और मैं यहाँ स्पीच से, अपनी स्पीच के थ्रू मैं अपने बारे में और जो मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, मैं जो लोगों को, जो यंग जनरेशन है उनको जो अपनी एक थॉट्स को देना चाहता हूँ, यहाँ पे बुलाने के लिए, उस थॉट्स को लोगों को देने के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड मुझे बहुत गर्व है, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ और बहुत ज़्यादा मैं उत्साहित भी हूँ। इस साल ये सब करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। एंड मुझे पहली बार किसी भी इस तरीके की स्पीच देने वाली जगह पे सम्मानित करके बुलाया गया हुआ है। मैं इससे पहले कभी भी कहीं पे भी स्पीच देने के लिए नहीं चुना गया हुआ था। सो एपीईसी एजेंडा के लिए मैं पहली बार स्पीच देने के लिए चुना गया हुआ हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता, मुझे यकीन नहीं है कि आप लोग संस्कृति या के-पॉप से कितना ज़्यादा परिचित हैं। मतलब जो के-पॉप है, जो कोरियन के-पॉप है, आइडल्स हैं, उसको आप लोग कितना अच्छे से जानते हैं। लेकिन मुझे ये पूरा यकीन है कि आप लोग इस बात से सहमत होंगे कि जो ये एक के-पॉप हिस्ट्री है, जो के-पॉप आर्टिस्ट हैं, उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान है कोरिया की आर्थिक स्थिति को सुधारने में। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो कोरिया की जीडीपी है वो के-पॉप की वजह से ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे जो ट्रैवलर्स आते हैं एंड वहाँ पे बीटीएस के कॉन्सर्ट्स को जॉइन करने के लिए लोग आते हैं। बीटीएस की वजह से लोग वहाँ पे जाते हैं कोरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। सो बीटीएस सबसे ज़्यादा फेमस ग्रुप है के-पॉप का। सो वहाँ की जीडीपी जो है कि बीटीएस की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है कोरिया की। सो उन्होंने वही बोला कि जो के-पॉप है उसका एक ही बहुत बड़ा हाथ रहा है देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में। और जो बीटीएस है इसकी वजह से कंट्रीज़ में बहुत सारे विकास भी हुए हैं, जैसे कि स्टेडियम्स वगैरह हो गए, वहाँ पे उसको अच्छे से रिनोवेट वगैरह किया जाता है क्योंकि वहाँ पे हर साल कॉन्सर्ट होते हैं, के-पॉप के कॉन्सर्ट्स होते हैं। एंड जैसा कि ये लोग ब्रांड एम्बेसडर वगैरह हैं अदर कंट्रीज़ के, सो उसकी भी वहाँ पे जो स्टोर्स हैं ओपन हैं। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जहाँ यहाँ पे आर्थिक स्थिति है एंड जो विकास है उसको भी हमारे जो बीटीएस हैं, हम लोगों ने, जो के-पॉप है, उन्होंने स्पेशली बीटीएस का नाम नहीं लिया, जो के-पॉप है उसका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन मैं सिर्फ़ एक आर्टिस्ट हूँ, मैं सिर्फ़ एक कलाकार हूँ, मैं कोई बिज़नेस स्पीकर या बिज़नेस लीडर नहीं हूँ। इसीलिए मैं एक ऐसा कोई बहुत वो स्पीच नहीं दूँगा या फिर कोई अच्छे आंकड़े नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ़ एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा बिज़नेस की दुनिया से लेना-देना कुछ भी नहीं है। सो इसीलिए मैं सिर्फ़ एक कलाकार बन के, एक आर्टिस्ट बन के, एक के-पॉप आर्टिस्ट लीडर बन के ही मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ एंड आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि के-पॉप ने अपनी सीमाओं को, जो उनकी बैरियर्स थे, उन्होंने किस तरीके से पार किया, ना कि सिर्फ़ म्यूज़िक इंडस्ट्री में बल्कि विकास के क्षेत्र में एंड आर्थिक स्थिति में भी किस तरीके के-पॉप ने हेल्प किया हुआ है एंड किस तरीके से उन्होंने हर सीमाओं को पार किया हुआ है। एंड उन्होंने बोला कि मैं ये भी बताना चाहता हूँ आप लोग को कि कैसे कोरियन पॉप कल्चर दुनिया के जो लोग हैं उनके दिलों को जोड़ता है एंड हर सीमाओं को पार पहुँचाता है। एंड उन्होंने बोला कि यह ऐसी एक चीज़ नहीं है, ये के-पॉप जो है वो ऐसी एक चीज़ नहीं है जिसे हम माप सकें या गिन सकें, जिसे गिना जा सकता हो। ये के-पॉप एक ऐसी चीज़ नहीं है, ये एक पुल है, ब्रिज है जो दुनिया भर के लोगों को एक-दूसरे से कनेक्ट करता है, एक-दूसरे से जोड़ता है। मैं आज जो आप लोग यहाँ पे सभी लीडर्स बैठे हुए हैं, मैं उनका ध्यान जो हूँ इस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि कैसे हम सब ने मिलकर जो भविष्य का, फ्यूचर का क्रिएटिव इकोसिस्टम है उसको जो साथ मिलकर बनाते हैं, मैं इस चीज़ की तरफ आप लोग का ध्यान ले जाना चाहता हूँ। एंड मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ
बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे जो बीटीएस के बाकी 6 मेंबर्स हैं, उनसे मुझे मिलने का मौका मिला। मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा अपने जो मेरे 6 अदर भाई हैं, मेरे जो 6 अदर बीटीएस के मेंबर्स हैं, मैं उनसे मिला। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी बताते हैं एंड उन्होंने बोला कि मैं इसके लिए भी किस्मत वाला हूँ, मैं इसके लिए भी फॉर्च्यूनेट हूँ कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, हिटमैन बैंग, बैंग पीडीडी, बैंग ह्यूंग-शिक, मैं उनसे मिला एंड उन्होंने हमको एक स्टेज दिया दुनिया भर में परफ़ॉर्म करने के लिए। उन्होंने ही हमारा मतलब हम लोग को सपोर्ट किया, हम लोग को स्टेज दिया, हाइब, बिग हिट जो है वहाँ के ऑडिशंस ओपन किए, जिसकी वजह से हम वहाँ पे आए एंड दुनिया भर के लोगों को हम अपना जो है म्यूज़िक पहुँचा सके एंड दुनिया भर के लोगों को एक-दूसरे से जोड़ सके। अगर जो बैंग ह्यूंग-शिक है, वो ना होते, उन्होंने हमको एक स्टेज ना दिया होता, देन शायद हम लोग जो है दुनिया के लोगों से मिल कर के उनको एक-दूसरे से ना जोड़ पाते। और मैं सबसे ज़्यादा खुश इसलिए हूँ कि मुझे आर्मी मिली, जो कि हमारे बीटीएस जो है उनके फैन्स होते हैं, उनके जो फैन्स हैं उस फैंडम का नाम है आर्मी। सो जो आर्मी है वो बीटीएस के फैन्स का नाम होता है एंड उनसे मिलने के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ। एंड वो हमारे जो म्यूज़िक होती है उसको दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं जो हमारी फैन्स आर्मीज़ हैं। एंड जो आर्मीज़ है वो सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए हमारा सॉन्ग नहीं सुनते हैं, सिर्फ़ मनोरंजन के लिए हमारा सॉन्ग नहीं सुनते, बल्कि हमारी जो भाषा है, उसको भी प्यार से एंड उम्मीद से, होप से समझते हैं। मतलब हमारी जो भाषा है, जो हमारी लैंग्वेज है, जो कोरियन लैंग्वेज है, उसको भी ना समझने के बावजूद जो हमारे सॉन्ग है, वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड ये आर्मी के लिए एक बड़ा शॉट आउट है। मैंने अभी रिसेंटली अपनी जो सैन्य सेवा है, मतलब जो मिलिट्री सर्विस है, उसको मैंने पूरी की हुई है और मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 18 मंथ रहा था। और वहाँ पे रहते हुए मैंने ये फ़ील किया कि सबका जो जुनून है, हम सबका जो जुनून है, जो हम लोग का असली ताकत है, वो प्यार ही है। मतलब हम लोग की असली ताकत और जो जुनून है, वो एक-दूसरे के लिए हमारा प्यार ही है। आर्मी ने हमारी वजह से नहीं, बल्कि हमारे साथ मिलकर सीमाओं को तोड़ा है। हमारे साथ मिल कर के, बीटीएस के साथ मिल कर के जो आर्मी है, हम दोनों ने, बीटीएस एंड आर्मी ने हर जो बैरियर्स हैं, उनको तोड़ा हुआ है। ना कि अकेले आर्मी ने, ना कि अकेले बीटीएस ने, बल्कि दोनों ने साथ मिलके जो सारी सीमाएँ हैं, उनको क्रॉस किया हुआ है। एंड आर्मी ने ही हमारे लिए नए रास्तों को खोला था एंड हमें एक नई वॉइस दी हुई थी। आर्मी की वजह से ही हम जो आज हैं, अगर कुछ भी हैं तो वो आर्मी की वजह से ही हैं। अगर हमें उनका सपोर्ट ना मिला होता, देन शायद हम बिलबोर्ड म्यूज़िक अवार्ड, ग्रैमी एंड जो यूनाइटेड नेशंस तक हम पहुँचे हुए थे, व्हाइट हाउस में, वहाँ के मंच तक हम ना पहुँचते। सो आर्मीज़ ही हैं जिन्होंने हमें वहाँ तक पहुँचाया। आर्मीज़ की वजह से हम बिलबोर्ड म्यूज़िक अवार्ड्स को जीते, ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हुए एंड यूनाइटेड स्टेट में भी हम लोग को इनवाइट किया गया हुआ था, क्योंकि आर्मी ने ही हमको फेमस बनाया हुआ है। एंड जैसे कि आज मैं यहाँ पे स्पीच दे रहा हूँ एपीईसी में, तो आर्मी मुझे जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा चीयर करती है। सिर्फ़ आज ही नहीं, ऐसे हमेशा ही आर्मी ने बीटीएस के लिए हमेशा से चीयर किया हुआ है, हमेशा से उनको सपोर्ट किया हुआ है। हर एक जो स्पेशल ओकेज़न होता है, उस पे जो आर्मीज़ है वो बीटीएस को हमेशा सपोर्ट करती है एंड हम लोग को प्रेरित करती है हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए। देन उसके बाद वो स्ट्रगल टाइम को बताते हैं कि कैसे बीटीएस ने स्ट्रगल किया। उन्होंने बोला कि लगभग 10 साल पहले, लगभग आज से 10 साल पहले बीटीएस जो था उसने कोरिया के बाहर जाना स्टार्ट किया, कॉन्सर्ट करना स्टार्ट किया, जबकि वो लोग एकदम से नए थे। उन्हें बाहर की कंट्रीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता हो था। देन 10 साल पहले वो बाहर जो थे वो कॉन्सर्ट जाना स्टार्ट करते हैं। एंड उस टाइम पर हमने कभी नहीं सोचा हुआ था कि जो हमारे फैन्स हो गए वो इंटरनेशनल भी होंगे। हमें बस यही लगता था कि हमारी भाषा को कोई नहीं समझता है, सो हमारे जो फैन्स होंगे वो सिर्फ़ कोरिया के ही होंगे। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा हुआ था कि हमें ग्लोबली जो फैन्स होते हैं, जो हमारी आर्मीज़ होगी, वो इंटरनेशनल होगी। हमने कभी नहीं सोचा था उस टाइम पे। देन वो बोलते हैं कि क्या आप लोगों ने कभी रेडियो पे कोई गाना सुना हुआ है जो आपकी भाषा में ना हो? अगर हम लोग हिंदी गाना सुनते हैं, आज के ज़माने में, मतलब हमारे यहाँ तो इंडिया में इंग्लिश, हिंदी सब सुने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की या फिर जो ऐसी जो कंट्रीज़ हैं, अगर हम बात करते हैं कोरिया की, अगर कोरिया में जो सारे लोग हैं वो कोरियन समझते हैं एंड अगर उनके रेडियो में कोई अचानक से हिंदी गाना बजना स्टार्ट हो जाता है, देन वो सोचेंगे कि ये गाना हमारी लैंग्वेज में नहीं है, देन उस गाने को स्किप कर देंगे। सो ऐसा ही सेम बीटीएस के साथ में भी हुआ था। जैसे कि बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ हैं, इंडिया में ही मान लेते हैं, इंडिया में अभी के-पॉप का कल्चर है, बट अभी 10 साल पहले हम जाके देखें, देन के-पॉप, बीटीएस का कल्चर उतना इंडिया में नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था मेरे हिसाब से। बीटीएस जो है ना, वो 2016 के बाद में उनका राइज़ स्टार्ट हुआ एंड
2020 के बाद में तो बहुत ज़्यादा ही हुआ है। सो अगर हम बात करें 2014 की, सो उस टाइम पे अगर कोई भी टीवी है, वहाँ पे अगर कोई कोरियन सॉन्ग बजता है, देन आप उसको स्किप कर देंगे, नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपको उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। इसी तरीके से अगर हम जो अंग्रेज़ी बोलने वाले देश है या फिर कोई अदर बोलने वाले देश है, वहाँ पे जब हमारे गाने को सुना जाता था, देन वो उसको स्किप कर देते थे, एंड हमारा गाना सुनना वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेयर होता था, बहुत ज़्यादा दुर्लभ होता था, क्योंकि हमारा जो सॉन्ग था वो कोरियन लैंग्वेज में हुआ करता था। एंड उस टाइम पे जो के-पॉप था, जो बीटीएस था, जितने भी के-पॉप ग्रुप थे, उनको नॉन इंग्लिश फ़ॉरेन कल्चर कहा जाता था। मतलब ऐसी कंट्रीज़ जो इंग्लिश नहीं बोलती हैं। एंड वहाँ तक, यहाँ से लेकर के मीडिया तक पहुँचना एंड इतने बड़े तक स्टेज पे पहुँचना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, और हम बस जो वर्ल्ड है उसको ना अपना म्यूज़िक दिखाना चाहते थे, पर हमारे लिए हर दरवाजे बंद थे, क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज थी वो कोरियन थी, इंग्लिश नहीं थी। एंड कोरियन, अगर आप कोरिया में जाते भी हो तो ना आपको इस बहुत बहुत ही कम लोग दिखेंगे जिनको इंग्लिश आती है। बहुत ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज वो लोग जो इंग्लिश होती है वही समझते हैं। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है 85% या फिर 90% लोग हैं जिनको इंग्लिश समझ में आती है। लेकिन कोरिया में आपको 10% में ही मिलेंगे। हमारे बीटीएस को भी इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ़ आर्यन को ही आती है, एंड हमारे अदर मेंबर्स को भी नहीं आती है। सो उनके लिए, उनका कहने का मतलब यही था कि जब 10 साल पहले हम अपनी जो मतलब कलाकारी है, जो हमारे अंदर टैलेंट है, अपने सॉन्ग को जो हम दुनिया को दिखाना चाहते थे, उस टाइम पे हमारे लिए सारे डोर बंद थे, क्योंकि हम इंग्लिश में गाना नहीं गाते थे, कोरियन में गाते थे। सो हर देश में हमारा जो सॉन्ग था वो प्रचलित होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी, हमने अपना रास्ता खुद बनाया। हमने जो है स्ट्रीट्स पे डांस करना शुरू किया, हमने अपना खुद जो शो होता है उसको करना स्टार्ट किया, और यहाँ तक कि हमने जो टिकट्स हैं उनको भी बाँटे हुए थे। एंड जो वन ब्योक का जो एपिसोड्स होता है उसमें हमने देखा हुआ है कि जो बीटीएस है वो स्ट्रीट्स पे ऐसे ही रैंडमली घूम रहे हैं, एंड उनको कोई नहीं पूछता है। एंड हमने देखा होता त्यों को एंड जो अदर मेंबर्स हैं उनको टिकट्स बाँटते हुए लोगों को। एंड आई थिंक वो जो टिकट्स थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब फ्री थे वो टिकट्स, उनकी कोई कॉस्ट ज़्यादा उतनी नहीं थी, फ्री थे, बस इसलिए कि लोग आए उनके कॉन्सर्ट में। एंड जो जंगकुक हैं एक बार अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि वो फर्स्ट कॉन्सर्ट के बाद में, मतलब फर्स्ट कॉन्सर्ट नहीं, जब आर्मीज़ पहली बार उनको जानना स्टार्ट करती है, उस टाइम पे 100 से 200 आर्मीज़ आई हुई थी वहाँ कॉन्सर्ट में, फिर और कम ही आई हुई थी। तो कॉन्सर्ट के बाद में वो रोने लग जाते हैं, ये देखकर कि लोग उनके गाने को पसंद करते हैं। सो उन्होंने ना जो है कॉन्सर्ट टिकट जो होती है उसको फ्री में बेचना स्टार्ट किया, जिसकी कीमत इस टाइम पे 50 से लेकर 80,000 तक है उनके कॉन्सर्ट की टिकट। सो उस टाइम पे फ्री थी या फिर बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट थी। सो उन्होंने बोला ये सब आसान नहीं था, हमने बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, एंड हमने हमारी कोशिश को हमेशा जारी रखा। एंड आर्य में ये बताते हैं कि जब स्टार्टिंग में हम लोग बोलते थे कि हम कोरिया से हैं, देन लोग हमसे ये नहीं पूछते थे कि आप लोग म्यूज़िक से हो, आप लोग गाना गाते हो, आप लोग का गाना है, वो ये पूछते थे कि साउथ कोरिया से हो या नॉर्थ कोरिया से हो। सो बोलते हैं इसमें कोरिया कहाँ है? इसमें लोग डिफरेंट कंट्रीज़ को बताने लग जाते हैं कि आप लोग किस कंट्री से हो आखिर में। हमें समझ में ही नहीं आता था कि हमारा देश कहाँ है। पहले हम इसको जानने की कोशिश करते थे कि हमारा देश है कहाँ, साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया, क्योंकि लोग जो थे ना वो डिफरेंस कर देते थे। फिर उसके बाद में जब हम धीरे-धीरे फेमस होने लग जाते हैं, देन लोग जो थे हमारे म्यूज़िक पे भी बात करना स्टार्ट कर देते हैं। हमने वो भी मुश्किलें पार की हुई हैं जब हमें कंट्री से डिफाइन किया जाता था, और आज मैं आप लोग के सामने यहाँ खड़ा हूँ, जो यहाँ पे खड़ा हूँ, एपीईसी समिट में अपनी स्पीच दे रहा हूँ, ये उसी सब संघर्ष का नतीजा है, ये उन्हीं सब का रिज़ल्ट है जो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। देन अगेन वो आर्मीज़ के बारे में बात करते हैं। उन्होंने बोला कि आर्मी वो ताकत है, हमारी वो स्ट्रेंथ है, जिन्होंने हर वॉल्स को तोड़ा हुआ है। उन्होंने दुनिया की हर दीवारों को हमारे लिए तोड़ा हुआ है। उन्होंने हमारे जो म्यूज़िक है उसको एक अपना माध्यम बनाया हुआ है, ताकि अलग-अलग देशों और भाषाओं के लोग एक-दूसरे से बात कर सकें। एंड आर्मी जो है वो हमारे गाने से प्रेरित होती हैं, एंड उन्होंने ना उससे बहुत ज़्यादा काम भी किया हुआ। हमारे जो सॉन्ग हैं उनको इतना ज़्यादा प्रेरित किया है कि वो लोग चैरिटी करते हैं, सोशल कैंपेन्स करते हैं, एंड उसमें हिस्सा भी लेते हैं। और जब हम ये देखते हैं तो हम सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि हमारे फैन्स जो हैं वो अपने पैसों से चैरिटी वगैरह कर रहे हैं सिर्फ़ हमारे सॉन्ग को सुनने की वजह से। देन वो बात करते हैं कि आर्मी ने एक नई दुनिया एंड कम्युनिटी, एक फैंडम कल्चर का इन्वेंशन किया हुआ है, बनाया हुआ है। जो पहले जो लोग थे वो ऐसे मानते थे कि आर्मी ना एक छोटी-सी एशिया की फैन बेस है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। लेकिन आज बीटीएस की जो आर्मी है, जो उनकी फैन्स है, वो दुनिया की सबसे बड़ी फैंडम बोली जाती है, और अवार्ड भी आई थिंक जीता हुआ है उन्होंने। मतलब आर्मीज़ जो है उन्होंने अवार्ड भी जीता हुआ है। दुनिया की सबसे अच्छी फैंडम जो है वो आर्मी है, एंड उन्होंने हर बैरियर्स को तोड़ा हुआ है। और आज वो एक नए समुदाय हैं, एक नई कम्युनिटी हैं, जो प्रेम को, एकता को एंड क्रिएटिविटी का प्रतीक हैं। वो लोग
इस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं। एंड ये देखना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि कैसे म्यूज़िक ने पूरी दुनिया को एक-दूसरे से जोड़ा हुआ है। हम कोरिया से हैं एंड हमारे फैन्स हमसे जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया से हमारे फैन्स जुड़े हुए हैं, इंडोनेशिया से जुड़े हुए हैं, नेपाल से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। सो ऐसे-ऐसे करके हमारी म्यूज़िक ने कितनी कंट्रीज़ को जोड़ा हुआ है। ये ना एकता और टॉलरेंस, सहनशीलता की ताकत है, जो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा प्रेरणा का सोर्स बना हुआ है, जिसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ कि कैसे हमारा म्यूज़िक लोगों को एक-दूसरे के साथ जोड़ता है। एंड आरएम ने ये भी बोला कि जो के-पॉप है, वो जैसा बिबिम्बाप होता है, वैसा ही के-पॉप भी है। जैसे मैंने आपको कल बताया हुआ था, जो ब्रेन का इंस्टीट्यूशन है, वहाँ के जो हेड है, उन्होंने भी के-पॉप को बिबिम्बाप से कंपेयर किया हुआ था, वैसा सेम ही जब गए हुए थे अपनी स्पीच को देने के लिए, तो आर्म ने भी के-पॉप को बिबिम्बाप से ही कंपेयर किया हुआ था। उन्होंने बोला था कि मुझे के-पॉप की तुलना बिबिम्बाप से करना पसंद है। बिबिम्बाप एक ट्रेडिशनल कोरियन खाना होता है, जिसमें सब्जी, चावल एंड बिबिम का मतलब मिश्रण होता है, बाप का मतलब चावल होता है, उस खाने में चावल होता है, सब्जी होता है, सॉस होता है एंड काफ़ी अलग-अलग जो होते हैं, मिला करके उनको एक डिश बनाई जाती है, जिनको बिबिम्बाप कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिबिम्बाप उन्होंने इसीलिए के-पॉप को बोला होगा क्योंकि के-पॉप भी एक मिश्रण है। सो वही हमारे आरएम ने भी कहा, उसी तरह के-पॉप भी है, जिसमें हम हिप हॉप, आर-एंड-बी, ईडीएम जैसे जो साउथ ईस्ट म्यूज़िक है, वो सब मिले होते हैं एंड सब मिल कर के एक के-पॉप बनाते हैं। सबको एक ही पहचान दी गई हुई है कोरियन की के-पॉप की, इसलिए के-पॉप हमेशा नया होता है एंड हमेशा फ्रेश होता है, जस्ट लाइक बिबिम्बाप। एंड उन्होंने ना बोला कि जो के-पॉप है, वो सिर्फ़ म्यूज़िक ही नहीं है, वो फीलिंग है। के-पॉप जो होता है, वो सिर्फ़ गाने नहीं होते। ये म्यूज़िक, डांस, परफॉर्मेंस, स्टोरी टेलिंग, विजुअल स्टाइल, सोशल मीडिया, इन सब का एक मिक्सचर होता है, एक मिश्रण होता है। यहाँ पे हर अलग-अलग जो कल्चर्स होते हैं, जो क्रिएटिविटी होती है, वो मिलती है एंड इनका जो है ना वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है। यही कारण है कि आज जो के-पॉप है, वो पूरी दुनिया है, इतना छाया हुआ है पूरी दुनिया पे एंड के-पॉप को पूरी दुनिया प्यार करती है, क्योंकि यहाँ पे एक ही नहीं, बहुत ही अलग-अलग जगह से लोग हैं, जो अलग-अलग चीज़ों को दुनिया को दिखाते हैं। एंड उन्होंने बोला कि जब कल्चरल वॉल्स होती हैं, जब वो गिर जाती हैं, तो सारी अलग-अलग जो दीवारें होती हैं, वो एक आवाज़ बन जाती हैं और वही असली क्रिएटिविटी वहाँ पे ही जन्म लेती है। और यही बीटीएस और के-पॉप का असली अर्थ है, असली जो रीज़न है यही है कि सीमाओं से परे एकता, प्यार और कला। सो उन्होंने ऐसा बोला एंड देन उन्होंने बोला कि आई लाइक टू सी दिस क्रिएटिव फ्लो। मुझे जो ये क्रिएटिव फ्लो है, मतलब कि रचनात्मक प्रवाह, इसको देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जो कल्चर है, ये एक नदी की तरीके होती है, एक रिवर की तरीके होती है, जो हमेशा निरंतर, लगातार, कंटिन्यू बहती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। कभी-कभी इसमें अलग-अलग स्ट्रीम्स एक साथ बहती हैं एंड कुछ मिलकर नया बनाती हैं। इसी तरह के-पॉप भी है। डिफरेंट प्रकार के जो कल्चर है, उनसे मिलने से एक नई धुन, एक नया रंग, एक नया राग बनता है। मुझे अच्छा लगता है जब ये क्रिएटिव फ्लो पूरी दुनिया में बहता है और ख़ास तौर पर एशिया जो है, जो एशिया के पैसिफिक क्षेत्र है, जैसे कि जो इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं, जब वहाँ पे ये जो फ्लो बहता है, तो उसको देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनके कहने का मतलब ये है कि के-पॉप एक नदी है एंड हम जो आर्टिस्ट हैं, वो उसकी एक कल्चरल फ्लो है, जिसमें सभी आर्टिस्ट एक हो करके जो सॉन्ग बनाते हैं एंड ये नदी यानी कि ये के-पॉप हर देश में बहता रहता है एंड स्पेशली जो एशिया की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे मुझे इस फ्लो को देखना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देन जो के-पॉप है, उसकी सफलता के, उसकी सक्सेस के बारे में भी बोलते हैं। वो बोलते हैं कि पॉप सफल है, सक्सेस है, इसलिए नहीं कि वो दूसरी संस्कृति से, दूसरे कल्चर से बेहतर है, बल्कि इसलिए क्योंकि जो के-पॉप है, वो जो हर संस्कृति है, जो हर टाइप के सॉन्ग है, उनका वो रिस्पेक्ट करता है, उनको वो सम्मान देता है और अपनी एक अनोखी पहचान को लोगों के बीच में बनाता है, क्योंकि के-पॉप ना सबसे अलग है। मतलब जैसे कि अलग ही है, आप लोग समझ सकते हो। जो के-पॉप होता है, वो एज़ अ ग्रुप काम करता है। वहाँ पे आप जितने भी देखोगे आइडल्स जो हैं, उनका कोई अकेला नहीं है। कुछ आई थिंक आयु है जो एक सोलोइस्ट है, बाकी तो वैसे वो लोग ना किसी जो ग्रुप है, उनसे वो लोग निकल के आए हुए हैं। बाकी कंट्रीज़ में ऐसे ग्रुप नहीं बनते हैं। वहाँ पे सोलो सिंगर ही होता है एंड हमारे यहाँ प्लेबैक सिंगर होते हैं। सो लेकिन जो के-पॉप होता है, वहाँ पे ये लोग ग्रुप में काम करते हैं एंड इनकी जो पहचान है, वो एक ग्रुप के रूप में देखी जाती है, अलग देखी जाती है। हर जो मेंबर होता है, उसके अंदर कुछ अलग-अलग होता है एंड उन्होंने बोला जब अलग-अलग प्रकार के कल्चर्स मिलते हैं, अलग-अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, देन वही रचनात्मक विस्फोट होता है, एक्सप्लोजन ऑफ क्रिएटिव एनर्जी। ये होता है जब अलग-अलग लोग मिलते हैं एक-दूसरे के साथ में एंड एज़ अ ग्रुप काम करते हैं।
एंड उन्होंने बोला यही कारण है कि जो आर्मी की बॉर्डरलेस सॉलिडेरिटी बनी, इसी वजह से के-पॉप को आज पूरी दुनिया प्यार करती है, बीटीएस को पूरी दुनिया प्यार करती है। एंड उन्होंने बोला एज़ एन आर्टिस्ट आई प्रॉमिस दैट आई विल लेट माय इमेजिनेशन फिल द कैनवास यू विल क्रिएट। उन्होंने ये बोला कि एज़ अ आर्टिस्ट, एक कलाकार के रूप में मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग जो भी अपनी कल्पना, जो भी आप लोग अपना इमेजिनेशन बनाएँगे, उसका जो भी कैनवास बनाएँगे, हम सब उसको रंग से भर देंगे। जिसे आप लोग बनाएँगे, हम लोग उसको अच्छी तरीके से भरेंगे, जो भी आपकी इमेजिनेशन है। देन उन्होंने अगेन बोला कि दुनिया भर में जो क्रिएटर्स मौजूद हैं, हम सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो अपने जो रचना है उसको दिखाएँ एंड जो उनका क्रिएटिव टैलेंट है, वो दुनिया में ब्लूम कर सके। उन्हें ऐसे ओकेजन्स दिए जाएँ, ऐसे अवसर दिए जाएँ जिनमें जो उनका टैलेंट है वो शाइन कर सके, ब्राइटली चमके। जब आप जो जनरेशन्स आने वाली हैं, जो फ्यूचर की जनरेशन्स आने वाली हैं, उनमें आप कुछ पैसे लगाएँगे, उनमें कुछ इन्वेस्ट करेंगे, तो आपकी केवल इकोनॉमिक जो स्थिति है वही नहीं, बल्कि जो आपकी कल्चरल स्थिति है वो भी बढ़ेगी। सो आप ना सिर्फ इकोनॉमिक स्थिति में पैसा लगाने के बारे में मत सोचो, आप कल्चरल इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोचो, उनके पीछे भी पैसा लगाने के बारे में सोचो, ताकि जो फ्यूचर की जनरेशन्स हैं वो अपने टैलेंट को पूरी दुनिया को दिखा सकें। देन उन्होंने बोला जो कल्चर है एंड जो आर्ट है, वो स्ट्रेंथ है जो लोगों के हार्ट्स को टच करती है। ये वो सबसे तेज माध्यम है जो फीलिंग्स को, जो रेजोनेंस होता है वो फैलाती है, जो ये भावना होती है दिलों को छूने वाली। एंड जो यहाँ पे एपीईसी के नेता बैठे हुए हैं, मैं आप लोग की नीतियों का समर्थन करता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग उन लोगों को समर्थन करें, मतलब कि जो भी नए आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स हैं, ताकि जो उनका, मतलब कि जो उनका टैलेंट है वो दुनिया में बाहर आए, जो उनकी रचना है वो दुनिया में बाहर आए, और जो ये एक कैनवस है वो एक खेल का मैदान बन जाए। आप लोग उनको जो है मनी से, जो मतलब कि इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको, उनमें आप उनकी हेल्प करो। एंड देन उन्होंने बोला कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, हर कॉर्नर में ऐसे लोग हैं जिनके पास टैलेंट है, जो रचनात्मक है, बस उन्हें उड़ने के लिए जगह नहीं दी जाती, सो उन्हें जगह देनी चाहिए। जब टैलेंट्स बढ़ेंगे, जो बच्चे हैं, जो आगे आने वाली जनरेशन है, जब उनकी संख्या बढ़ेगी, तो वो नए कल्चर और नए एस्थेटिक्स का निर्माण करेंगे, उसको पैदा करेंगे। उनकी रचनाएं जो होती हैं, जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन हैं, जैसे कि जेनजी वगैरह हो गए, उनकी जो रचनाएं हैं वो हर सीमाओं से परे होती हैं, और वो अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस की राह खोलती हैं। जो आने वाली जनरेशन है उनके अंदर ये क्षमता है, और भविष्य के लिए एक नई एकता का पुल भी बनाएंगी, जैसे कि बीटीएस ने बनाया हुआ है। एंड देन उन्होंने बोला कि मैं भी आज यहाँ पे एपीईसी में अपना स्पीच देने के लिए आया हूँ, यहाँ पे इस विजन से जुड़ा हुआ हूँ। ये विजन ऐसा है जो कि डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और क्रिएटिव ग्रोथ, यानी कि विविधता, समावेश, रचनात्मक विकास को आगे बढ़ाएगा। सो एज अ आर्टिस्ट, एक कलाकार के रूप में मैं ये वादा करता हूँ, मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हर उस कैनवास को भर दूंगा जिसको आप लोग इमेजिन करते हो, जो आप दुनिया के लोग हमारे लिए बनाते हो। एंड उन्होंने कहा कि मैं ये भी आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उस प्लेग्राउंड पे पूरे दिल से खेलूंगा जो आप लोगों ने हमारे लिए बनाया हुआ है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि करेज, होप एंड इमोशन, साहस, आशा और भावनाओं का जो ये संदेश है, जो ये मैसेज है, अपने म्यूजिक के जरिए पूरी दुनिया को सुना सकूं कि हम लोग आखिर में कहना क्या चाहते हैं। वो वर्ड से नहीं, हम अपने म्यूजिक से पूरे वर्ल्ड को समझाएंगे, जैसे कि आज तक हमने समझाया हुआ है। और हम सबके बीचों के जो फ़र्क होते हैं उनको अपनाकर कुछ नया और बेहतर बनाएंगे, क्योंकि हर इंसान में ना कुछ डिफरेंस होता है। सो सब इंसान एक नहीं होते, सब परफेक्ट नहीं होते। सो उन सबको एक साथ लेकर के चलना पड़ता है, एंड पूरी दुनिया को नया एंड बेहतर बनाएंगे जब हम अलग अलग लोगों से, जो डिफरेंस के लोग हैं, उनसे मिलेंगे। एंड उन्होंने बोला कि मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो यहाँ पे लीडर्स बैठे हुए हैं, कि जो फ्यूचर की आने वाली जनरेशन हैं, जो भविष्य का निर्माण होने वाला है, उसमें आप हमारा साथ दें। मुझे ये पूरा बिलीव है कि अगर आप समर्थन करेंगे, अगर आप सपोर्ट करेंगे, तो जो दुनिया भर में जो रचनात्मक, मतलब कि जो टैलेंटेड बच्चे हैं, वो अपने पंख फैलाएंगे, वो खिलेंगे, उड़ेंगे एंड दुनिया के सामने कुछ नया लेकर के आएंगे। सो आपकी मदद, जो उनके टैलेंट्स है वो पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं वो, अगर आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे। सो ये जो कला की, जो ये आर्ट की वॉइस है, वो कभी नहीं रुकेगी। देन उन्होंने बोला थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब उन लोग को बहुत बहुत थैंक यू बोलते हैं, उनको अपने दिल की जो बातें हैं पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए। देन उन्होंने बोला किम नामजून, लीडर ऑफ बीटीएस, प्रेसिडेंट ऑफ आर्मी।
सो ये थी आरएम की पूरी स्पीच एपीईसी सीईओ में, जो वहाँ पे गए हुए थे, उनको इनवाइट किया गया हुआ था। सो ये 2025 में पीईसी सीईओ समिट में उन्होंने अपनी स्पीच दी हुई थी, जो कि शोल में था। एंड ये बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड इंस्पायरिंग स्पीच थी कि वो कितना ज़्यादा आने वाली जनरेशन्स के बारे में सोचते हैं। एंड उन्होंने अपना जो टॉपिक है उसको के कल्चर, क्रिएटिविटी एंड आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनकी जो ब्लूमिंग है उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ था। उन्होंने कोरियन कल्चर आज दुनिया भर में बढ़ गया है, उन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है, इसके बारे में उन्होंने बात किया। एंड कैसे वो दुनिया को जोड़ता है एंड कैसे आने वाली पीढ़ियाँ भी दुनिया में इस पुल को बना सकती हैं, उसके बारे में बात की। सो ये रिक्वेस्ट थी कि मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, सो मैंने पूरा वर्ड टू वर्ड इसको मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है। So if you like the explanation, then please subscribe my channel, like the video and comment if you like or not. We'll meet with another video of explanation, जो भी आप लोग की डिमांड है, जो भी आप लोग की रिक्वेस्ट है। So thank you so much for watching video till the end. Bye bye, take care, love you all.